देखिए, आम जीवन में एक शब्द होता है गुंडागर्दी। वही आज रेलवे की जब आप स्थितियां देखेंगे तो वही शब्द निकल कर आते हैं। बच्चे सारी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकलती है, लेकिन जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है तो सडनली उन चीजों को बदल दिया जाता है और कहते हैं कि हम तो बदल सकते हैं जी, क्योंकि पावर हमारे हाथों में है। मैं रेलवे के बारे में बताना चाहूंगा, एक बड़ी घटना अभी आसाम की हुई थी, उसमें तमाम चीजें निकल कर आई कि ग्रुप डी में किस तरीके से भर्ती की कमी है, किस तरीके से ग्रुप डी में एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन देश के नागरिकों की जान की कोई परवाह नहीं है। ग्रुप डी की नौकरी मारोगे तो धक्का मारकर निकाल देंगे, ये सिस्टम है क्या? जी सर, यही है बिल्कुल। अलग अलग आरआरसी आरआरबी में अलग अलग रूल फॉलो किया है। कोई कह रहा है कि नंबर ज़्यादा की वजह से नहीं लिया, कोई कह रहा है कम की वजह से नहीं लिया। हम लोगों ने 2019 में अप्लाई किया था, उसके बाद 2022 में हमारा एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल पास किया, फिर उसके बाद 1:1 की मेरिट लिस्ट में आए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और उसके बाद में हमने मेडिकल करवाया। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जो आपकी जो वैकेंसी थी लोअर मेडिकल वाली, वो तो हमने घटा दी और हमने क्या है हायर मेडिकल वाली वैकेंसी बढ़ा दी, यानी हमने 1 लाख वैकेंसी टोटल तो उतनी ही रखी है। आपको क्या दिक्कत है इससे? लेकिन हम तो इससे बाहर हो रहे हैं। इस तरीके से जवाब देते हैं। और वहाँ से जो रेलवे के जो जोन हैं, वहाँ से अधिकारियों के हमारे पास फ़ोन भी आते हैं वापस, और वो अधिकार फ़ोन करके हमको धमकियाँ देते हैं कि आप इस तरह से आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, हम आपकी शिकायत कर देंगे ऊपर तक और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस तरीके से धमकी भरे फ़ोन आते हैं हमारे लिए उधर से। बोलते सिस्टम की बेशर्मी को देखिएगा, इस शकल को देखिएगा। बच्चे ने गिनाया लगभग 8 से 9 प्रक्रियाएं हैं टोटल वहां तक फाइनल पहुंचने की, और जब देश के चंद लोगों को, मैं कहूंगा, जब लूटने का मौका मिलता है, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। देश की संसद में बैठ जाते हैं, देश की विधानसभाओं में बैठ जाते हैं, उन बेईमानों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। सारा क्राइटेरिया किसके लिए है? इन गरीब बच्चों के लिए। 9 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और फिर अधिकारी के ऊपर से क्या फोन आता है कि मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, मुकदमा कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। ऐसी धमकियां देते हैं ना? धमकियां देते हैं सर, और वो लोग उधर से फ़ोन भी करते हैं, धमकियां भी देते हैं, और उसके बाद में कहते हैं जैसे हम आरटीआई, फिर कहते हैं कि आप आरटीआई लगाओ। जैसे हम आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई लगाने के बाद उधर से फ़ोन आता है कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या ये पूछना ज़रूरी है आपको? और हम कह देते हैं हाँ सर ये पूछना ज़रूरी है। तो उसके बाद 1 महीने बाद रिप्लाई आता है आरटीआई का, उसमें लिखा होता है, उसमें आरटीआई के सेक्शन नंबर 7 के खंड नंबर 9 के अनुसार रेफरेंस दिया जाता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उससे संवैधानिक तंत्र को खतरा पैदा हो सकता है, आप इस तरह का क्वेश्चन ना पूछें, इसका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। मेरे पास वो आरटीआई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें लिखा है कि आरटीआई के सेक्शन नंबर 7 के खंड नंबर 9 के अनुसार आप जो सूचना ले रहे हैं उससे डिपार्टमेंट को या सरकार को खतरा पैदा हो सकता है। अगर आप सूचना मांग देंगे रेलवे से कि भर्ती प्रक्रिया फाइनल होने के बाद आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया, तो आरटीआई में जवाब मिलता। सुनिए कितना मजेदार चीज है। लोकतंत्र के हम बात करते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, कितना शर्मसार है कि जब आरटीआई लगता है तो क्या कहते हैं कि सुरक्षा में सेंध होगी, और जो लोग ट्रैकों पे मर जाते हैं, पटरियां उलट जाती हैं, ट्रेनें उलट जाती हैं, क्योंकि आपके पास ग्रुप डी की भर्तियां नहीं कि आप उतना मेंटेनेंस कर सको, वो खतरा नहीं है। लेकिन आपको सच्चाई बता देंगे तो खतरा है। देश में सच्चाई बताना ही खतरा हो गया है। वाह भाई सर, जो अपनी आवाज़ उठाता है उनको ऐसे ही बोला जाता है। हम लोग 2019 से लगातार वैकेंसी की तैयारी किए, फिजिकल पहले सीबीटी पास किए, फिजिकल पास किए, मेडिकल पास किए। जब मेडिकल में हमारा लोअर स्टैंडर्ड आता है, अब चश्मा हर किसी को, अब इस जनरेशन में लगभग सभी लोग, बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग को लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड मिला। और जब आप मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ फाइनल हो जाता है, जब आपका पैनल देने का नंबर आता है, ज्वाइनिंग देने का नाम आता है, तब आप वैकेंसी रिवाइज करके हमारी 7395 वैकेंसी को कम कर देते हैं, जिससे हमारे 2 से 2500 लड़के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब से भी उनको कहना है कि हमको लोअर स्टैंडर्ड चाहिए नहीं। अगर आपको लोअर स्टैंडर्ड चाहिए नहीं था तो आपने वैकेंसी निकाली क्यों? हम उसकी आशा ही नहीं करते, उसकी तैयारी नहीं करते, हम दूसरा कार्य करते, हम पकौड़ा बेचने लगते। अगर हम पकौड़ा के काबिल थे तो हम पकौड़ा बेचते। अगर हमने पढ़ा है, उसके योग्यता रखते हैं, उसकी काबिलियत रखते हैं, तब तो वहाँ तक आ पाए। अगर आप हमारा बार बार रिवाइज करेंगे वैकेंसी, जो हमारा लोअर मेडिकल है बढ़ा नहीं दिया, जबकि 2019 से 2023 आ गया, वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। कितने लोग रिटायरमेंट हुए होंगे? 3,11,000 वैकेंसी पद खाली है रेलवे में, मतलब हम लोगों के लिए, जिसमें 1.5 लाख सेफ्टी डिपार्टमेंट से नहीं है, जो हम लोगों को दिया जा सकता है। वैकेंसी बढ़ाना चाहिए, उन्होंने 7395 को घटा दिया। अब हम लोग 2 से 2500
4-5 महीने हो गए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। हर विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं, वो सिर्फ यही आश्वासन देते हैं कि हम आप पर विचार करेंगे, आपका मतलब जो भी है हम मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। लेकिन इतने दिन हो गए वहां से कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया कि हमारे साथ क्या होगा। ये हमको सवाल है, ग्रुप डी की जब भर्तियों की बात करते हैं उसमें वर्क क्या है, जरा उसमें एक बार चर्चा हो जाए। बेसिक वर्क क्या होता है आपका ग्रुप डी का? 17 तरीके की पोस्ट होती है, जिसमें वर्कशॉप पे काम करना होता है, हॉस्पिटल असिस्टेंट होता है, ट्रैक को मेंटेन करना होता है, ऑफिस का भी काम होता है। जो लो मेडिकल में आता है, ऑफिस का, वर्कशॉप का, इस पे काम आता है। इसमें नॉन सेफ्टी कैटेगरी होती है। तो सरकार को कहना है कि हम सेफ्टी वाली कैटेगरी। इम्पोर्टेंट इसमें ये भी तो होता होगा कि ट्रैक रिपेयरिंग। जी जी जी, ट्रैक मेंटेनर जिसको बोलते हैं वो ग्रुप डी का इम्पोर्टेंस होता है मेनली उसका। हाँ हाँ, उसी का ग्रुप डी का जो होता है वो ट्रैक मेंटेनर होता है। वो भी भर्तियां थी इसमें? बिल्कुल इसी की थी। बताइए, ग्रुप डी में जब ये कह रहे हैं कि ट्रैक मेंटेनेंस की, तो तमाम जो रेलवे घटनाएं देखेंगे तो उसमें जब रिजल्ट आता है तो यही निकल के आ रहा है कि जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया है वो धीरे हो गई है, क्योंकि 3 लाख से ऊपर की भर्तियां लगभग खाली है। जब 3 लाख आपके पास वर्कर नहीं रहेंगे तो आप किस तरीके से मतलब मेंटेन कर पाएंगे, किस तरीके से आप तमाम चीजों को बेहतर कर पाएंगे? फिर घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, फिर मुआवजे का खेल होता है, फिर वो राजनीतिक दल आते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे रोजगार के लिए आते हैं, ये रोजगार के साथ साथ आपको सुरक्षा भी देंगे, ये चीजें लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? बताइए। आप तो रोजगार के साथ सुरक्षा भी तो दे रहे हो कम से कम। जी सर, लेकिन इन लोगों को नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्यों। इन्होंने 2019 में वैकेंसी निकाली थी और अब 2023 में कहते हैं कि जो वैकेंसी हमने निकाली थी वो वैकेंसी अब भर गई है। अरे भर कैसे गई? जब कोई बीच में वैकेंसी ही नहीं आई, कोई भर्ती नहीं आई, तो वो वैकेंसी भर कैसे गई? मैं आपके माध्यम से। रोजगार मांगना गुनाह हो गया है क्या? जी सर, इस समय रोजगार मांगना गुनाह, और ये रोजगार देना भी नहीं चाहते सर। जैसे लगता है ये लोग पूरी सिस्टम को बेच बाच के सब प्राइवेट कर देंगे एकदम। और कुछ सर मतलब पूरा जितना ट्रैक वर्क पर काम है और सब काम है, इस पर वो लोग कंट्रैक्ट पर काम करवाने लगे हैं। क्या लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसकी देन है क्या कि इन भर्तियों को कहीं ना कहीं लटकाया जाता है जानबूझकर? हाँ हाँ, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं उसमें कम पैसे में बच्चों से ज़्यादा काम करा लिया जाएगा। एक माना जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाएगा तो वहाँ पर काम करेगा नहीं करेगा, बहुत तरह की बातें आती हैं सामने। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति इतना पढ़ लिख कर आ रहा है, कितना एजुकेट होकर 5-5 साल मेहनत करके यहाँ आ रहा है। तो अगर आप बताइए कोई एजुकेट बंदा रेलवे को जाएगा तो रेलवे का विकास होगा कि नहीं होगा? अगर एजुकेट बंदा अगर बेरोजगार घूमेगा तो वो बेरोजगार। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट कंप्लीट है मेरा। ग्रेजुएट। आपकी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट कंप्लीट है सर। आपकी है? बीएससी और बीएड कर रखा है मैंने, और एमएससी चल रहा है। आपकी ये क्वालिफिकेशन? BSc BEd में। आपकी क्वालिफिकेशन? सर इंटर क्वालिफाइड है, मेरी ओवर एज भी हो गई, 4 साल से इंतजार कर रहे थे पूरा, फाइनली अब चारों तरफ शोर देखिएगा, 5 बच्चों में से 4 यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। समझिएगा, जब ग्रेजुएशन की बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो हायर एजुकेशन में आ जाता है। आप हायर एजुकेशन में हो और फिर भी आप जानते हो किस चीज की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हो। मजबूरी है देश का। ट्रैकमैन समझिएगा, कार्य क्या होता है? पटरियों को सही करना, बड़े बड़े हथौड़े उठाकर कई कई किलोमीटर धूप में चलना और पटरियों को सही सलामत रखना। सोचिएगा विडंबना कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भर्ती के लिए जाते हैं ट्रैकमैन के लिए, फिर भी जो सत्ता शासन है उसे लगता है कि ये बच्चे उस लायक भी नहीं है कि इनको ट्रैकमैन की नौकरी दी जाए। वही मैं बता दूं आपको, जो कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखता, अंगूठा छाप रखता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अंगूठा लगाना आता है, वो देश की संसद में बैठ जाता है और नीति निर्धारित करता है कि देश कैसे चलेगा, वो निर्धारित करता है कि रेलवे कैसे डेवलप करेगी। तो धन्य है ऐसा देश। कहते हैं कि मेरा भारत महान, तो मेरा तो एक ही सवाल है, किस बात का हमारा भारत महान और किस भारत की लोकतंत्र? ये लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? जी सर, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। और ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकारी जो कर्मचारी भर्ती होके जाएंगे उनको 30,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उनको वही कर्मचारी 6,000 रुपये में मिल रहा है प्राइवेट, तो उससे काम करवाएंगे ना। बाकी जो 24,000 बचेगा वो इकट्ठा होके नेताओं के घर सीधा जाएगा। उसको कहते हैं कि देश का विकास करेंगे हम, इससे प्राइवेटाइजेशन से क्या करेंगे हम? विकास करेंगे। लेकिन विकास इससे नेताओं का होगा। हमें तो लगता है कि देश का विकास तो होगा या नहीं होगा, लेकिन धन्यवाद। देखिए, इन्होंने खुल के ये बात कहा कि यहाँ पर विकास करने की जो पूरी प्रक्रिया है प्राइवेटाइजेशन की, उसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है, नेताओं का विकास हो, उनकी पॉकेट का विकास हो, उनके बच्चों का, उनके परिवार का विकास हो।